अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की फांसी आखिर क्यों रोक दी? पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आलमी फोरम पर आमने सामने। भारत में खुशी के शादियाने और पाकिस्तानी हलकों में अफसोस और दुख का आलम। इतने बड़े अहम केस में पाकिस्तान से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से आलमी अदालत ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की मौत को रोक दिया? वक्ती तौर पर इस केस के हारने की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? वजारत दिफा, वजारत खारजा या फिर कोई और हसास इदारे? इस सारी कहानी में भारतीय बिजनेसमैन सजन जिंदाल का क्या किरदार है? क्या कोई किरदार है भी या फिर नहीं? हसास मौजू है, ढेर सारे सवालात हैं। इस तमाम तर मौजू पर डिटेल से हम बात करेंगे। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की 100 यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ डिवीजन्स का एक भी तालिब इल्म CSS के इम्तिहान को पास नहीं कर सका। आज फॉलो अप के तौर पर 99 ऐसी यूनिवर्सिटियों के नाम भी आपको बताएंगे जिनका एक भी तालिब इल्म इस मुकाबले के इम्तिहान को पास नहीं कर सका। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि PIA पर सेनेट की खुसूसी कमेटी में वज़ीर आज़म के मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी ने सेनेट की PIA पर बनाई गई खुसूसी कमेटी के इख्तियारात को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। हुकूमत के दो अहम लीडर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और साबिक गवर्नर KPK और साबिक सेनेटर सरदार मेहताब अब्बासी आमने सामने आ गए। जहाज से हेरोइन बरामद हुई हो, पायलट के दौरान परवाज सो जाने का मामला या फिर कॉकपिट में चीनी दोशीज़ा को बिठाने जैसे मामलात पर PIA पर शदीद तनकीद की गई। इस कमेटी के अहम इजलास की कार्रवाई भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कुलभूषण जाधव से मुताल्लिक़ आमिर साहब बात करेंगे। कहा जा रहा है कि कौंसलर रसाई नहीं दी गई। क्या सिर्फ एक ये मामला इस पाकिस्तान के लिए इस केस में अगेंस्ट साबित हुआ? कोई दलील ना हम दे सके? लेट्स पुट द होल थिंग इन द पर्सपेक्टिव फर्स्ट। इसको पहले तयन कर लेंगे कहानी है क्या। कहानी ये थी कि कुलभूषण जाधव साहब जब पकड़े गए तो उसके ज़रिए हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जनाब ये देखें बलूचिस्तान में जो हमारे यहाँ पे भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, रॉ यहाँ पे करवा रही है और जिसका अजीत डोवल साहब धमकियाँ देते रहे हैं, जिसके मतलब मोदी साहब इशारे देते रहे हैं बलूचिस्तान का, तो ये सबूत है। ये कुलभूषण जाधव पकड़ लिया है जो कि उनकी नेवी का कमांडर था, ये आदमी है। और इसके ज़रिए हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते थे कि जनाब ये देखें हम विक्टिम हैं, हमारा कसूर नहीं है, ये लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। अब जो उसकी हैंडलिंग हुई है इस ICJ के अंदर कि आज जहाँ पे ICJ ने कह दिया कि जनाब इसको आप फांसी नहीं देखते, तो उससे लगता ये है कि विक्टिम हम नहीं है, विक्टिम तो इंडिया है कि हमारी अदालती निज़ाम ख़राब है, हम इतने जालिम लोग हैं। एक मासूम सा एक पकड़ के वो जो है एक आदमी रख लिया हमने, उसके बीवी बहन भाइयों से भी नहीं मिलाते, उसको एक्सेस भी नहीं दिलवा रहे हैं और हमारा जस्टिस सिस्टम भी कितना फ्लॉड है। तो वो जो सारा नैरेटिव और बयानिया जिसके लिए हम कुलभूषण जाधव को यूज़ कर रहे थे वो सारा का सारा उल्टा हो गया है। अब लगता है पूरी दुनिया का कमाल, आप क्रेडिट दें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और वो तमाम लोग जो इसके साथ डील कर रहे हैं कि ऐसा खूबसूरत डील किया है कि वो हम लगता है कि हम ही कसूरवार हैं। ये पहली बात है। उसके अंदर अब फिर जाहिर है फिर सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये वकील जो ये कतर से लाया गया था, ये अख्तर और साफ अली साहब, ये करोड़ों अरबों के यहाँ बाकी भी वकील रखे हुए हैं, सरकारी वकील रखे हुए हैं, ये किस लिए रखे हुए हैं? ये कहाँ से वकील आए, कितने पैसे दिए? आया उस वकील ने हमारा केस सही तरीके से पेश किया नहीं किया। फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब वो उनको 90 मिनट थे, उन्होंने 50 मिनट में ही फारिग कर दिया, तो बाकी 40 मिनट में लोगों का ये सही जायज़ क्वेश्चन है कि जनाब उसके अंदर आप बलूचिस्तान के मतलब बाकी डिटेल्स आपको मौका मिला था इंटरनेशनल फोरम पे, आप बताते अपना केस। तो मैं भी सुन रहा था मुसद्दिक मलिक साहब को, तर्जमान है जो कि PML उनके, वो कह रहे थे क्या बाकी 40 मिनट में हम इंडियन गाने सुनाते, हमारा केस ख़त्म हो गया था। भाई आपको 90 मिनट मिले हैं, आप पूरा केस और बाकी इसकी पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, एक प्रोपेगेंडा वार होती है, वो बयान कर सकते थे। तो उसके मतलब ये उसके सवालात अब उठ रहे हैं और सवालात के लिए इसलिए भी काफ़ी हद तक ये सवालात जायज़ हैं कि प्राइम मिनिस्टर जिनके पास फॉरेन पॉलिसी वजारत खारजा का कलमदान है और वो पोर्टफोलियो उनके पास है,
वो बीजिंग में के बाद से 3 दिन वो हांगकांग के लिए चले गए। हांगकांग का जो एजेंडा था वो इस एजेंडे से इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर वो यहाँ पे टाइम पे आते, कोई पॉलिसी वजह करते, यहाँ पार्लियामेंट में भी जाते, अपोजिशन के 2-4 बंदों को भी बुला लेते कि जनाब आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए था। बात काट रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर आज़म साहब बैठ के वकील को केस की तैयारी करवाते कि ICJ में कैसे लेके आपने केस लड़ना है? बिल्कुल नहीं। जो भी फैसला वकीलों ने या फॉरेन ऑफिस ने किया था, अगर ये जो अपोजिशन लीडरों से भी 2-4 से बता देते कि हम ये करने जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, आपकी इजाज़त है, तो आज वो जो सारे अपोजिशन के लीडर जो हैं उनको तनकीद करते हैं, फिर कर नहीं सकते थे। यही तरीका होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं आप अपोजिशन को, पार्लियामेंट को मुशावरत में ले लेते हैं कि जनाब आप हमें गाइड करें कि हम क्या करें। तो वो क्योंकि नहीं किया। और वो जंदाल वाला, मैं माफ़ कीजिएगा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं पढ़ता हूँ कि जनाब ये वो आए थे उसकी वजह से हमने किया है, मगर ये मैं सलाम ज़रूर पेश करना चाहता हूँ नून लीग को टाइमिंग पे कि नवाज शरीफ साहब ने किस मौके पे जंदाल साहब को बुलाना था और कहाँ मुलाकात मरी में जाके मिलना था। तो उसके बाद फिर किसको हमें ब्लेम करेंगे या लोगों को ब्लेम करेंगे? हम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाते। हम नहीं कह सकते, मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता मैं कहूँ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जंदाल के आने की वजह से हमने ICJ में अपना केस जो है ना ये साजिश हो गई और नहीं किया। मगर मैं उनकी टाइमिंग को ज़रूर दाद देना चाहूँगा। तो फाइनली अब क्वेश्चन आ जाता है कि नाउ व्हाट, अब करना क्या है भाई साहब? अब जो ये फैसला तो वहाँ से अब ये आ गया, तो उसमें बुनियादी बात ये है कि ये जो एक कहा जा रहा है कि जी अमल ना करे, अमेरिका ने देखे ना ICJ ने कहा, उन्होंने वो फांसी दे दी, हम इस पोजीशन फांसी दे दी। पहले क्वेश्चन ये है कि आया हम अमेरिका है, हमारा उतना क्लाउड है। दूसरा ये है कि हम तो इसको अखलाकी तौर पे लड़ रहे हैं कि देखिए हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो हम जनरली वो बन जाएं। लास्टली कि ये ना ये जो एक रश पूरे मुल्क में चढ़ गया कि जल्दी एक फीवर, एक वॉर फीवर, एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है कि बस जल्दी से फांसी दे दो। भाई आपने अपने स्ट्रेटेजिक अज़ाइम है, मकसद पूरा करना है, मकसद फांसी लेके कोई उसके बदला लेना है कि जनाब ये सिर्फ चेस्ट थम्पिंग करनी है कि आज ही हमने फांसी लड़वा दिया। ये स्टेट क्राफ्ट है, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कोई हर्ज नहीं है अगर कुछ महीने या कुछ साल लग जाते हैं। कुलभूषण यादव कहीं नहीं जा रहा, हमारी कस्टडी से भाग नहीं रहा। हमारे 1-2 महीने बाद दिखा सकते हैं इंडिया को ये चेहरा कि जनाब ये हैं, आप बलोचिस्तान में कर रहे हैं। अजमल के साहब मैं बात कर दूं, उसको जल्दी उसको फांसी दे दी। वो हालांकि नॉन स्टेट एक्टर था, ये तो कमांडर उनका हमने पकड़ा हुआ है ना, तो वो मुंबई का केस भूल गया। अगर उन्होंने भी रखा होता तो हर 6 महीने 2 हफ्ते बाद हमें दिखा सकते थे। याद है अजमल के साहब, रिमेंबर हिम, ये आदमी था, मुंबई की थी। तो हमें ये जो है ना कि ये इसको फांसी बस दे दो, ये जल्दी पड़ गई है। ओ भाई सोचो, आपने इसमें से ये बार्गेनिंग चिप हो सकता है, इसके जरिए इंडिया से आप कुछ ले सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, तो ये जल्दी से फांसी दे के पता नहीं क्या कर अब ये मामला इस तरह से हल नहीं होगा। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, क्लास अब केस आ चुके हैं, अब आगे क्या? इस तरफ तो आएंगे, लेकिन बुनियादी गलती क्या है? इंटरनेशनल फोरम पे हमने सही तरीके से इस चीज को नहीं हैंडल किया। ये बड़ा ये रेयर होता है। वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश का एक उसका आप कैसे इजहार या एक्सप्रेशन होता है, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। मेरा दिल चाह रहा है आज हम आमिर मतीन और मैं भी, इससे पहले कि हम इस पे केस पे फर्दर जाएं, वो गलती हम बताना चाहते हैं जिस वजह से सारा केस स्टे हुआ है। ये बात हमने अपने प्रोग्राम में, अप्रैल की कौन सी डेट है मेरा ख्याल है, अभी आपको बताएंगे, हमने 10 अप्रैल को जब इनका ट्वीट आया था कि कुलभूषण साहब को फांसी दी जाए, उनका फैसला हो गया है या दे दी, उनको अनाउंस कर दी गई, उस शाम को इसी टाइम पे हमने प्रोग्राम किया था। हमने एक पॉइंट उसमें नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान ने ये गलती की है, इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आज उसी फैसले में उठा के देख लें, उसी फैसलों को बुनियाद बना के उन्होंने स्टे किया, जो हमने अपने 10 अप्रैल के प्रोग्राम में पॉइंट आउट की थी कि जनाब, और वो गलती क्या थी, हमने कहा था कि आप चलें वापस आएँ, और वो प्रोग्राम का मेरा ख्याल है क्लिप्स जरा इस कौम को सुनाया ताकि हम ये कह सकें वी टोल्ड यू सो। आज उस फैसले में उसी ही बात को उन्होंने बेस बना के इसको स्टॉप किया है, जो हमने 10 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तान ये ब्लंडर मार रहा है, ये गलती कर रहा है, और आज उसी का ही ICJ ने उसी का ही आज उसका मेंशन करके उसी को बना। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं थोड़ा ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। 10 अप्रैल की क्लास हमने जिस तरह से बात की वो क्लिप भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। इसके साथ साथ जो गलतियां हुई हैं, जिनको बुनियाद बनाया गया और केस हम हार चुके हैं, हमारे अगेंस्ट फैसला। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस की फांसी को फिलवक्त रोक दिया है। क्लासा साहब, वो कौन सी गलतियां हैं हमारी जानिब से की गई जिनको बुनियाद बनाकर अभी वक्ती तौर पर उसकी फांसी को रोका गया? 2-3 चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल हमने पहले भी कही थी, आमिर मतीन ने भी कही थी कि हमें इसको ये प्रोसेस पूरे को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, ओपन रखना चाहिए था और इंसाफ होते हुए नज़र आना चाहिए था, ताकि कोई भी पार्टी अपने आप को वो उसको विक्टिम के तौर पर ना पेश करे। पर्टिकुलरली जब इसमें डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व थी, दो मुल्कों के रिलेशनशिप इस पे डिपेंड करते थे, ये बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए कि एक ओपन ट्रांसपेरेंट और तमाम सबूत जो हैं, बल्कि ये भी मुमकिन था कि आपको यहाँ तक हमें जाना चाहिए था अगेन कि इंडिया इन्वॉल्व था इसमें, साफ ज़ाहिर है उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा उसकी एक्सेस है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और बेगमात की NGOs ये चंदा इकट्ठे करने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है इनको, लिहाजा हमें इस पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत थी, ज़्यादा इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत थी दुनिया को कि ये देखें एक जसूस हैं, उनके साथ ये चीज़ें अटैच हैं। एक फेयर ट्रायल जो हम अभी आपको क्लिप दिखाएंगे, आमिर साहब ने क्या कहा था उस 10 अप्रैल को हमें इस ट्रायल को कैसे इसको कंडक्ट होना चाहिए था, नंबर 1। दूसरी जो हमने बात की थी जिस पे फैसला हुआ है, ये मेरे पास ये फैसले की कापी है। 1 पॉइंट पे उन्होंने इसको स्टे किया सर, जो हमने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा था, वो है काउंसलर एक्सेस। इंडिया ने जाके वहाँ पे क्लेम किया है उसमें ICJ में कि जनाब हमने एक साल में 10-12 दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर ये हमारा नेशनल है जो आप कह रहे हैं, आप हमें मिलने दें, उससे मुलाकात करने दें और हमें बैठ के कन्फर्म करने दें। पाकिस्तान उनको कौन सा एक्सेस नहीं दी थी। ये इंटरनेशनल कोर्ट का उन्होंने उसमें जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं जो अभी हमने ग्रीन की हुई हैं, उन्होंने इसी को ही मार्क करके कहा है कि पाकिस्तान ने इसको इंडिया को अपने नेशनल को मिलने की इजाजत नहीं दी। अब 3-4 बड़े 5 इसमें पॉइंट्स हैं जिस पे उन्होंने फैसले को बेस किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग कह रहे हैं ना, एक मैं किसी का एतराज दानिश्वर का सुन रहा था कि जनाब के बैठे बिठाए उन्होंने यकदम कैसे उठा लिया इसको। उसमें एक क्लास होती है अर्जेंसी की होती है डेथ मैटर रिलेटेड, कि अगर आप जाके एप्लीकेशन देना कि फ़लाँ जो न प्रिजनर है उसको सजाए मौत फ़लाँ मुल्क देना चाहता है, आप इसको फ़ौरन टेकअप करें। ये कन्वेंशन में बाकायदा इसकी प्रोविजन है कि वो अर्जेंसी के तहत वो टेकअप कर सकते हैं। अर्जेंसी ही इशू था, उसी पे उन्होंने रखा कि जनाब बाकी मुकदमा बाद में सुने, इसको हमें डायरेक्ट फांसी लगा देंगे, अर्जेंसी है नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने इसमें एक एलिमेंट होता है अर्जेंसी के बाद होते रिस्क। ये पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं ना कि क्यों इन्होंने यकदम उठा लिया और भारत ने शायद को बैठ के मैनूवरिंग कर ली, ये उनके कवानीन के तहत बता रहा हूँ। रिस्क क्या था जो बात आमिर ने की है कि वो डेथ पेनल्टी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान किसी वक्त भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लिहाजा रिस्क भी था कि उसको फांसी दी जा सकती है। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये थी, उस अपने फैसले में लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो वकील था उसने हमें ये बताया है कि हम इसको ये जो इंडियन ये नेशनल है, हम इसको अगस्त 2017 में फांसी दे देंगे। इन्होंने डेडलाइन भी दे दी उनको कि नहीं मिनिमम 2000 अगस्त तो उसकी जान बची हुई है, मतलब 2000 मतलब तो हम फांसी नहीं दे रहे लेकिन अगस्त में दे दें, लिहाजा उन्होंने रोकनी भी इस पे थी। और थी अगली बात जो चौथा उन्होंने पॉइंट इस पे आके उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान ने हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि इतनी देर में जब तक हम केस सुन रहे हैं आप उसको फांसी नहीं देंगे। पाकिस्तान ये कर सकता था, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें ये कह देता जी ठीक है आप केस जरूर सुने और हम अब जब तक आप फैसला नहीं करते तो हम उसको फांसी नहीं देंगे, तो शायद वो स्टे ना करते और इस तरह रहता, लेकिन पाकिस्तान को आके वहां पे उनको अश्योरेंस देनी थी। सो बेसिक जो जहां पे फैसला हुआ है वो था आपको काउंसलर एक्सेस का। इस मामले पे मैंने और आमिर मतीन ने 10 अप्रैल को क्या कहा था वो अभी आप अगर उनको व्यूअर को सुनाए, ये लाख कहते रहे पाकिस्तान को, मेरा अभी भी ख्याल है कि इनको देनी चाहिए थी। मैं कहूं ना कहूं, आप तो इंटरनेशनल कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, उन्होंने कहा जी आप जरा वो क्लिप दिखाएं। वो हम कहते हैं जरा आज हम सियाने बनने की आज हमारा दिल चाह रहा है कि वी टोल्ड यू सो, जरा कौन को सुनाएं। ठीक है, बिल्कुल 10 अप्रैल यही वक्त था जब काउंसलर एक्सेस से मुताल्लिक क्लासा और आमिर साहब की जानिब से क्या कहा गया था, वो क्लिप आप जरा देखिए। तो मेरा ख्याल अगर हमारा इतना सॉलिड केस है जो कि वो नहीं बना सकेंगे हुसैन मुबारक का, तो ऑल द मोर रीज़न कि हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर कर दें, अगर हमारा हम इतने श्योर हैं अपने हकायक और सबूतों के मतलब, तो बल्कि चाहिए ये कि उसके अंदर ये जो हमने एकदम कह दिया है कि जनाब हमने वो बस मिलिट्री ट्रायल कर लिया है और जो है बस काफ़ी है, तो एमनेस्टी का भी बयान आ गया है फ़ौरन के जनाब इसके अंदर जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं कि आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें और थोड़ा सा दिखा भी दें कि जस्टिस क्योंकि हमारी हिस्ट्री में रही है, तो वाई नॉट अगर उसमें हम थोड़ा सा उनको भी एक्सेस दे देते हैं और हम अगर श्योर हैं कि जनाब हमारे पास ये सबूत हैं, तो उससे इंटरनेशनल ओपिनियन जो है कल को, ये तो हमारा ख्याल है, इंडिया का अपना ख्याल है, जज इसको जो करना है वो दुनिया ने करना है,
तो दुनिया की तसल्ली के लिए कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, मुंबई का फैसला नहीं हुआ, तो इसका हमने जो है एकदम से ही कर दिया है। और इंडिया का ये कहना है कि जी हमें तो ये भी नहीं होता पता कि ट्रायल शुरू हो गया, एक्सेस तो दूर की बात है। तो वाई नॉट, अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा उसको ओपन भी कर दें और अब भी अपील की जा सकती है और अपील के अंदर ये दिखा दें, अगर हम श्योर हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जाए मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए था पहले एक उसको फर्स्ट ट्राई के तौर पर ये केसेस, ये सारे एविडेंसेस अब यूएनओ में लेके जाते, वहां रोला डालते, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें बांट दिया गया है जी ना, पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथी है और इनकी जो जमीन है वो इस्तेमाल होती है। तो आपके पास एक मौका आया था एंड वी थिंक कि हमने अज्यूम कर लिया, जब तो फैसला हो गया वहां से मिलिट्री कोर्ट से कि जो हमारे पास एविडेंसेज हैं, तो ये एविडेंसेज पूरी दुनिया के साथ हमें शेयर करने चाहिए थे। वहां भी करते, यहाँ पे आप उनको जो ये उनके फॉरेन ऑफिस, उनके फॉरेन एम्बेसीज हैं, अब वैसे तो बुला लेते हैं, पनामा पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं, फलां चीज पे ब्रीफिंग के लिए बुला लेते हैं कि मेरा इमेज खराब ना हो, तो इस पे भी ब्रीफिंग एक उनको करके देते, कुलभूषण साहब के दिखाते कि ये इसके एविडेंसेज हैं। आपको फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एविडेंसेज हमें दिए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम उनको यूएनओ में लेकर जाएं। 7 दिसंबर 2016 की बात आप कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सो अभी भी आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको वहां पे उसकी पिटीशन उसकी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा। और जैसे आमिर कह रहे थे और हम भी, इस पे ज्यादा जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें भी नहीं था पता कि ट्रायल हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मीडिया के लिए बहुत बड़ी अचानक और बड़ी खबर आई है कि बम शेल की तरह आई है कि जी कि इतना बड़ा फैसला हो गया है और ऑल ऑफ सडन पूरे मीडिया को भी नहीं समझ आ रही थी दूसरे लफ्जों में कि हमने स्टोरी को टेकअप कैसे करना है, क्योंकि कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की गई थी। सो ट्रांसपेरेंसी का ये तकाजा है, ये फेयर जस्टिस का तकाजा है कि जस्टिस ना सिर्फ होना चाहिए, नजर होते भी आना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अच्छे से वकील करके दें ताकि उनका बेहतर डिफेंस, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी। और अगली बात जो एतराज आ रहा है सबसे बड़ा, लास्ट में कह दूं फिर हम उस पर अगले उस पे जाएंगे, कि आपको यहाँ काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। जब आप ये कहते हैं एहतजाज किया, हमें नहीं दी गई, ये बनता है ना कि आप अगर काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, पहले उनको एडमिट तो करने दें। आप उनको उनके एतराज़ात जो थे हमें दूर करने चाहिए थे। एक लीगल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपको ये काम करने पड़ते हैं, वो भी देते हैं या उन्हें देने चाहिए, हमें भी देने चाहिए। जो बेसिक आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, मेरा नहीं ख्याल का मशवरा हम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि कैरेट वे हो रहा है, बड़ा ज्यादा एक तरह पूरा एक यलगार सी चल रही है। रुक के सांस लेके अपना मफाद दे के करना चाहिए। अच्छा ये है कि जस्टिस, ये 10 अप्रैल का क्लिप है, क्लासेस साहब के काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए आप और आमिर साहब दोनों ने कहा था। अभी ब्रेक पे मुझे जाना है, अगर वाकई एविडेंसेस आपके पास मौजूद थे, इतने आप श्योर थे, तो यकीनी तौर पर एक्सेस देना आपके लिए बनता था। छोटे से ब्रेक वापस आएंगे। अब पाकिस्तान के पास मजीद कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वापस आके इस पर गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब 10 अप्रैल को आपने और आमिर साहब ने जो बात की वही एक नुक्ता बेस बना और वक्ती तौर पर मौत को रोक दिया गया, लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, व्हाट नेक्स्ट? ऑप्शन अभी भी मेरा ख्याल जब केस आगे चलेगा हमें कुछ और एम्बेरसमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। मेन यही होगा उनका एतराज़ कि उसको मिलिट्री ट्रायल कोर्ट एक क्लोज डोर उसमें उसका ट्रायल किया गया। जो लोग अजमल कसाब की वो देते हैं ना मिसालें कंपेयर करने की, एक तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि अजमल कसाब को हमने नहीं माना था कि पाकिस्तान शहरी है, या उस पर उन्होंने मतलब ना हमने एक्सेस मांगी थी तो ना उन्होंने दी थी हमारी तरफ से, ऐसा मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई रिक्वेस्ट की गई। हम तो बिल्कुल फरीद कोर्ट को हमने जैम कर दिया था कि बंदा यहाँ रहते ही कोई नहीं है। अब वो अगला एतराज़ आ सकता है कि जनाब कि ये क्योंकि ट्रायल फौजी कोर्ट में हुआ है जिसको ओपन नहीं था, उसको उसकी कोई डिटेल्स नहीं शेयर की गई। अब ये शायद हम वहाँ पर डिटेल शेयर करें, वहाँ पर आलमी अदालत के साथ जहाँ पे हमारे वकील साहब जाएंगे तो वो शेयर करें तो पता चले। अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से उसको कुलभूषण को एक जो राइट ऑफ अपील है उसके तहत ये चाहिए हमें कि उनको वकील करके हाई कोर्ट में अगली उनकी अपील बनती है या सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट अपील बनती है उनकी, हाई कोर्ट नहीं है जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में उनका केस इनका वहाँ पे चलना चाहिए। वहाँ पे जो एविडेंसेस हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास या जो मिलिट्री ट्रायल वहाँ पे हुआ और उनके सामने जो एविडेंसेस रखे गए, अगरचे हमें ये कहा जा रहा है जो अब तक बातें सुनने में आई हैं कि जो कन्फेशन उनका स्टेटमेंट था उसी की बुनियाद पे मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी है। अब ये कन्फेशन पाकिस्तानी पुलिस के जो होते हैं अदालतों में तो नहीं माने जाते, फौजी जो उनके अपने हैं, अब मुझे उसका प्रोसीजर का नहीं पता वहाँ पे क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये ज़रा जहन में रखना चाहिए कि आलमी जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारे चेस्ट थम्पिंग शुरू हो गई है, ऐसे नहीं चलते होते। जैसे आमिर ने भी कहा एक बहुत बड़ी फिल्म उस पर बनी है जो कि रियल उस पर वाकयात पे बनाई थी, द ब्रिज ऑफ द स्पाइस, ये हॉलीवुड की ना टॉम हैंक्स की एक बहुत बड़ी फिल्म है
कि अमेरिकन ने एक उनका पकड़ा, जासूस पकड़ा, रशियंस ने पहले पकड़ा, जो पेशावर अड्डे से उड़ा था, उन रशियंस ने पकड़ा एक पायलट को, बड़ा बेर से गैरी पावल, ये बहुत बड़ा उसकी स्टोरी है। और U2 का जहाज जासूसी का ले जाते हुए रशियंस ने गिरा लिया और काफी दिन चुप रहे कि ये बोलेंगे कभी वो करेंगे, वो बड़ा मशहूर वो था, वो बड़ा, उसमें फिल्म बनी है बड़ी अच्छी खासी, बड़ी सारी फिल्म बनी है। बाद में उन्होंने दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के वो जासूस, एक उन्होंने पकड़ा हुआ था स्टूडेंट उनका, उनके पास था, एक उनके पास, उन दोनों को उन्होंने ट्रेड ऑफ किया, उन्होंने बैठ के डील्स की। दुनिया के ममालिक बहुत सारे ये डील्स करते रहते हैं। और तीसरी चीज़, ये एतराज़ फिर आएगा, ये आगे जो केस खुलेगा, मुझे जस्ट एक एज ए लेमैन के तौर पर नज़र आ रहा है, ये भी कहा जाएगा कि ये जो फैसले अनाउंस होते हैं ना, ये इस तरह के, हमारी वजारत दिफा गायब हो गई है। थोड़ा सा सिविलियन टच रहने देना चाहिए था आपको कि वजारत दिफा ये अनाउंस करती कि कुलभूषण साहब का ट्रायल हुआ है, ट्रायल के बाद उनको ये फांसी दी गई है, ये केस के फैक्ट्स है, ये एविडेंसेस है और हमने उस बुनियाद पे किए। वो जब ISPR की तरफ से आते हैं कि टोटल एक आइसोलेशन में केस जाता है, तो आपके मुखालफिन को या दीगर लोग हैं उनको ये मौके वहाँ पे मिल जाते हैं। और मैं एक और भी बता दूं कि हमने ये समझ लिया है कि सारे केसेस हम वहाँ पे हारे हैं, शायद ऐसे नहीं है। एक पाकिस्तान के खिलाफ एक वहाँ पे एक रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, ये पाकिस्तान के खिलाफ गए थे इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर इसकी डिसआर्मामेंट की जाए पाकिस्तान के विद इन ए ईयर। इंटरनेशनल आर्मी कोर्ट ने, मेरे को ये जो हमारे बिलाल साहब, जो उनका नाम है, उनका अहमद बिलाल सूफी साहब हैं, ये वकील थे, पाकिस्तान ने वो केस विन किया हुआ है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी केसेस जो हैं आलमी अदालत में कुछ लूज किए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के पास किए हुए हैं, कुछ आपको दिखाएंगे, डिटेल दिखा रहे हैं। ये केसेस जीतता भी बंदा रहता है, विन भी होते रहते हैं, जंगे जैसे बंदा हारते रहते हैं, जंगे जीतते रहते हैं, केसेस हारते रहते हैं, केसेस जीतते रहते हैं। जस्टिस खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अभी बहुत सारे कत्ल के कन्विक्टेड थे, जिनको सेशन जज ने, जिनको हाई कोर्ट से सजाए मौत दी हुई थी, उनको उन्होंने जाके ये सुप्रीम कोर्ट ने आके एक्विट किया है। सो इतना ज़्यादा आप उस जज्बाती ना हो, ये मुल्कों के तल्लुकात होते हैं, उनको डील करने दें, हैंडल करने दें, अपने केसेस को बेहतर बनाएं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए। और इसमें मतलब फॉरेन ऑफिस हमारा गायब है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। ये जो सबूतों की बात है, दीगर चीज़ें, ये मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का काम है, उन्होंने सबूत देने हैं, वो फॉरेन ऑफिस को दें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दें, वो वजारत दिफा को दें, जो आप दुनिया को दिखाएं या नहीं दिखाएं। मेन ब्लंडर जो था वो हम ये कमिट कर चुके हैं, वो यही था कि आपने काउंसलर एक्सेस उनको नहीं दी। और लास्टली इन मामलात पे इतनी, जैसे कहा है ना कि आपने वार हिस्टेरिया पैदा कर दिया है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी ना, पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता शायद, क्योंकि पढ़ने की तो हमारे यहाँ वो नहीं है। एक कत्ल हुआ था वहाँ पे सर यूगोस्लाविया में, वियना का ड्यूक था, वियना का ड्यूक, ही वॉज विजिटिंग यूगोस्लाविया, वहाँ पे किसी ने उसको गोली मार दी। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, उसके बाद वहाँ लाखों करोड़ों लोग मारे गए, 5 साल तक जंग चढ़ी गई। जंग इज अ डैम सीरियस बिजनेस, पर्टिकुलर ये दोनों मुल्क ये न्यूक्लियर है, इनको सिविलाइज तरीके से अपने डिफरेंसेस इनको सॉर्ट आउट करने चाहिए। अच्छा हुआ है कि आलमी बिरादरी दरमियान में पड़ गई है, ये दोनों मुल्क इस काबिल नहीं है कि टेबल पर बैठ के पीसफुली मसले हल करें। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी जो रशिया और अमेरिका की, मैं सिर्फ एक फ़र्क ज़रूर है कि कोल्ड वॉर जो कहलाती है इंडिया जो रशिया और अमेरिका के दरमियान में, उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सैबोटाज नहीं था किया, इसलिए उनका थोड़ी सी है। हमारे यहाँ क्योंकि सैबोटाज के इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगते हैं एक दूसरे के मुल्क में कराने के लिए, इसलिए मामला बड़ा ख़तरनाक है। अब इसके 2 जाविये हैं। एक जाविया, एक कबीला है जिसको ब्लड थर्स्टी है, वो कह रहा है जनाब हम बदला लेंगे, हम इनको बताएंगे कि जनाब तुम्हारे फांसी लगा के कुलभूषण जाधव साहब कि हम बड़े तुम्हें सबक सिखा देंगे, और ये उनकी ना वो गंग हो कबीला है। दूसरा एक मैं जिसमें मैं हम भी अपने उस अब मेरा ख्याल उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, जो कह रहे हैं कि तदब्बर से काम लें, फोकस लूज़ ना करें। फोकस किया है कि जनाब कुलभूषण जाधव के ज़रिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जनाब हम विक्टिम हैं और भारत जो है बलूचिस्तान के अंदर ये मुदाखलत कर रहा है, यहाँ पे सैबोटाज करवा रहे हैं, और ये सबूत हैं, ये मज़ीद ये सबूत है और इसके मज़ीद हैं, और ये हम दिखाते रहेंगे ताकि हम अपना इमेज दुरुस्त करें। मगर इसकी मिस हैंडलिंग के साथ ये ना लगे कि यार हम बड़े जालिम लोग हैं, हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं है, वो ऐसा ये वाला नहीं होना चाहिए। सारे उसके अंदर बुनियादी नुक्ता इसका ये है। सही है, ठीक है। क्लास साहब, आपने बात की कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेके चलना चाहिए आगे इस तमाम तर सूरत हाल में, लेकिन सवाल यही है कि हम फॉरेन ऑफिस को देखते हैं अपने, अगर हम मुशीर खारजा को देखें, इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये जो एफर्ट्स हैं डिप्लोमेटिक, इनको किस तरह से बेहतर आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है। इस फैसले में ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है,
जो पाकिस्तान जिस पे डिपेंड कर रहा था, जिस वजह से काउंसिल एक्सेस नहीं दी गई, जिस पे सारा ये डिजास्टर हुआ सारे का सारा, और उनको इशरत क्या नाम है साहब जो अटार्नी जनरल है, अशतर साहब, उनका नाम मुझे हमेशा याद है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुश्किल नाम है थोड़ा सा। वो फरमाते हैं कि हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा काउंसिल एक्सेस पे, कोई हमें हिदायत नहीं दी गई, आलमी अदालत नहीं दी गई। अंडरस्टैंडिंग देखें अटार्नी जनरल पाकिस्तान की, और भाई साहब उन्होंने उसी को बुनियाद बना के तो उसको रोका है सारा का सारा। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है उस केस की, हमारे जैसे ले मैन जो लीगल एक्सपर्ट भी नहीं है, हमने सीधी सी उसकी उनका फैसला पड़ा है, सामने आ गया। वो अटार्नी जनरल कह रहे हैं कि हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपको नहीं कहना कि आप दें या न दें, आपने नहीं दी उसके पे उन्होंने एक्शन लिया। एक चीज। दूसरी, अब ये पाकिस्तान क्या सोच रहा था कि 2008 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसकी कॉपी भी थी, हमने एक अपने प्रोग्राम में दिखाई भी थी। उसमें ये लिखा हुआ था, एक शिक ये थी कि आप काउंसिल एक्सेस जो है केस टू केस बेसिस पे देंगे, बाइंडिंग नहीं होगी। सही। ये पाकिस्तान कह रहा है जिस बुनियाद पे इन्होंने काउंसिल एक्सेस नहीं दी, हमारा तो इंडिया के साथ मुआहदा, हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे। आम लोगों के लिए था, हमारा ये कहना था, वो जासूसों या दहशतगर्दों के लिए नहीं था। बारह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना, ऐसे इंडिया के लिए था भी, इंडिया की मर्जी है कौन सा एक्सेस दे या न दे। हम इस पर खुश थे कि 2008 में हमारा मुआहदा हो गया, इट्स ऑप्शनल। आप क्या कहते हैं, ये फैसले में लिखा है, जरा दिखाएं उनको। फैसले में वो कहते हैं जनाब हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि हमारा कन्वेंशन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये ज़रूरी था कि, और आपके आपस के इस तरह के मुआहदे हैं ना, वो आलमी कोर्ट कह रहे हैं हम नहीं मानते क्योंकि आप दोनों ने वहाँ पे ICJ का जो उस प्रोटोकॉल है, उसका वियना का कन्वेंशन 63 है मेरा ख्याल है, उस पे आपने लिख के दिया हुआ है कि हम काउंसिल एक्सेस देंगे। लिहाजा आपके इस तरह के जो मुआहदे हैं ना छोटे मोटे, अगर आपने आपस में कर लिए हैं कि जो ऑप्शन है हमारा, तो हम नहीं मानते। उन्होंने उस मुआहदे को भी ओवर रूल किया है, रिजेक्ट किया उन्होंने यहाँ पे। लिहाजा ये हमारे डिप्लोमेटिक जो फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, जरा मेहरबानी फरमाएं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अयाशियाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी को जलील करने के अलावा थोड़ी सी मेहनत करें। अपने जो इनके अपने जो मुआहदे कर रहे हैं, इनको चाहिए था इंडिया से अगर मुआहदा कर रहे थे तो फिर इनको पता होना चाहिए था कि हमने वहाँ पे जिनीवा वियना कन्वेंशन के तहत हमने प्रोटोकॉल पे क्या साइन किया है कौन सा एक्सेस का। इनसे पूछा जाना चाहिए फॉरेन ऑफिस से, जब इंडिया के साथ आपने कौन सा एक्सेस का 2008 में मुआहदा किया कि ऑप्शनल होगा, क्या आप लोगों ने वियना कन्वेंशन के तहत जो आपने वहाँ साइन किए हुए थे, आपने उसको स्टडी किया कि हम, आपने स्टडी किया कि हमने वहाँ उनको क्या लिख के दिया हुआ है। लास्टली ये है कि सरकारी वज़रा से दरख्वास्त के बजाय इसके कि डिनाइल में आ जाएं और यही कहते रहें कि नहीं हमने कोई इतना मुकदमा नहीं आ रहा, यानी एडमिट कर लें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और उसका अजाला करें। देखते हुए गलती को तस्लीम करें। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको क्लास साहब के मुताबिक बेहतर करना चाहिए, फोकस अपना लूज नहीं करना बल्कि तदब्बुर से काम लें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपको फॉलो अप देंगे उन 99 यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जिनका एक भी तालिब इल्म CSS के इम्तिहान में पास नहीं हो सका। इसके साथ साथ सेनेट की खुसूसी कमेटी जो कि PIA के ऊपर बनाई गई थी, इस इजलास की अहम कार्रवाई भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, सेनेट की खुसूसी कमेटी PIA से मुताल्लिक बनाई गई थी, इसके अहम इजलास की कार्रवाई आप हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से दो अहम लीडर आमने सामने आए। ये बड़ा हमारे जो रिपोर्टर हैं इमरान मगराना साहब, वो मेरी तरह वो भी इन तमाम चीज़ों को कवर करते रहते हैं, तो बड़ी वो अगेन इंटरेस्टिंग। आज एक PIA पे कमेटी बनाई थी इन्होंने, हमारे रज़ा रब्बानी साहब ने। उस कमेटी का मकसद ही ये था कि आप उस पर बैठ के जो PIA के इश्यूज़ हैं आप उनको ज़रा देखें। जी, जो PIA का मरसिया कल परसों से हम पढ़ रहे थे कि कॉकपिट में लड़कियां ले जाते हैं, जहाज हीरोइनें निकल आती हैं, होता रहा 2 घंटे उस पर होता रहा। तो आज उसका इजलास था और जो मुझे जो उसमें मज़े की चीज़ लगी है वो ये है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जो है ना, जब ये कमेटीज़ में खुद ये सेनेटर्स होते हैं, ये MNAs होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, उस वक्त ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के इनसे बड़ा दावेदार कोई नहीं होता कि पार्लियामेंट को कंप्रोमाइज़ कर दिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के, ये अवाम की पार्लियामेंट है, अवाम का वोट है, और आप लोग जो है ना आप पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं होने देते, पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते। ये हमारे जो दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं अच्छे बंदे हैं, अच्छी तकरीरें भी करते थे सेनेट में जब खुद सेनेटर थे। सरदार महताब अब्बासी साहब, अच्छा इस पे भी वो कहते हैं, एक दो दफ़ा मैंने कहा ना उनको सरदार महताब अब्बासी कहा, तो उनका मुझे कहीं से इधर उधर से मैसेज आया कि मुझे अब्बासी ना कहा करें, मेरा नाम सरदार महताब अहमद है। अब मुझे नहीं पता कि अब इस पे क्या उनके पीछे पॉलिटिकल रीजन की वजह से कहते हैं, नहीं पॉलिटिकल रीजनिंग क्या है इसके पीछे, मुझे उसका नहीं पता, कोई वोट बैंक का मसला है या पता नहीं क्या इशू, वट एवर। खैर सरदार महताब साहब जो हैं
सेनेटर रहे हैं, अच्छी तकरीरें करते रहे, ये वज़ीर आला रहे हैं। सो उनका बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ये जना मुशर्रफ दौर में ये उनमें से थे जो नवाज शरीफ के साथ लॉयल रहे, जिन्होंने पार्टीज चेंज नहीं की। सो ही एज ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनके एफर्ट्स हैं, हम मानते हैं उनको। लेकिन आज उन्होंने जब वहाँ सेनेट में पीएए पे उन्होंने सिफारशात पेश की हैं कमेटी ने बैठ के कि पीएए के साथ ये डिजास्टर हुई क्यों है, और उसमें मुशाहिदुल्ला खान साहब जो इनकी अपनी हुकूमती पार्टी के सेनेटर हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। और मुशाहिदुल्ला साहब क्योंकि यूनियन में रहे हैं, पीएए के मामलात को बेहतर तरीके से वो समझते भी हैं, और जब भी पीएए पे कोई गुफ्तगू हो मुशाहिदुल्ला खान कंपैरेटिवली बेहतर गुफ्तगू करते हैं, इश्यूज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। आज जब वहाँ पे उनकी सिफारशात की बात हुई कि इनको मंजूर किया जाए, तो उस पर उन्होंने सरदार मेहताब ने कहा जी हम आपकी सिफारशात जो हैं उनको मानने के हम पाबंद नहीं, आप भेज दिए हम देखेंगे। इस तरह की वहाँ पे बात हुई है। इस पर मुशाहिदुल्ला खान साहब जी अब हम क्योंकि कंपनी बन चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो आप आपके अंडर नहीं आते हैं। कंपनी पैसे वो कहाँ से फिर दे रहे हैं, खुद जेब से दे रहे हैं। मेरे दोस्त सरदार मेहताब साहब, यही मुशाहिदुल्ला साहब ने सही बात की है वहाँ पे कि जनाब आप जब पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो सुप्रीमेसी के लिए आप लड़ते हैं। आज वो सरदार मेहताब का ये कह देना कमेटी में जी आप हमें कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, या आप जो हैं आप कोई हमें सिफारशात नहीं कर रहे, तो एक्सीलेंसी आप फिर वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप लड़ते रहे। फिर आप जना मुशर्रफ वाला काम कर लें जी, पार्लियामेंट मुझसे हिसाब नहीं मांग सकती। डिक्टेटरशिप है ना, मैं किसी को जवाब देनी हूँ, हमारी कंपनी किसी को जवाब नहीं देनी है। आप फिर पार्लियामेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा स्टेप्स जो है फिर आप खुद ले रहे हैं। जिस पार्लियामेंट की वजह से आपको पावर मिली है, जिस पार्लियामेंट की वजह से आपको मुशीर हवा बाजी लगाया गया, यह पार्लियामेंट का बनाया है कानून है। आप अगर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज करेंगे माज इसलिए कि क्योंकि अब मैं मुशीर लग गया हूं तो मैं ये बात नहीं, और मुझे दाद देनी चाहिए वैसे मुशाहिदुल्ला खान को कि उन्होंने स्टैंड लिया इस पे। उन्होंने कहा नहीं हम इस पे करेंगे। और इसके साथ साथ उसमें शहरी रहमान साहबा वहाँ पे मौजूद थी, और उसके सेनेटर ताज मोहम्मद अफरीदी साहब ने। और हाँ ये सुने, वो सरदार मेहताब अब्बासी साहब कहते हैं पार्लियामेंट का काम स्क्रूटनी करना है, ना कि हिदायत देना। तो वजीर आजम तो पार्लियामेंट से बनता है, फिर वजीर आजम साहब जो हैं वो भी हिदायत नहीं दे सकते बिकॉज ही रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट। सो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से ये जो बातें की गई हैं और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है, दैट्स अ वेरी टोटल एक अफसोस हुआ है मुझे कि ये बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको पार्लियामेंट की उस पावर्स को, उसके इमेज को इनको हिट नहीं करना, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए कि यस सर बताएं हमसे कहाँ गलती है। फर्ज करें ये सही भी है कि जनाब कानूनी बड़ी इसके अंदर रुकावटें हैं, तो बात ये है कि इतना पूरे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए शर्म की बात हुई है जब हमारे जहाज से हीरोइन निकल आई है, हमारे से लड़की भी निकल रही है, कॉकपिट से चाइनीज लड़की भी निकल रही है, बैठ रही हैं। पायलट साहब जो है ना पूरे मुसाफिरों को छोड़ के सो रहे हैं, ट्रेनी पायलट चला रहा है तैयार। बजाय इसके कि इनके साथ बैठ के बात की जाए। आपको बशीर इसलिए बनाया कि मसले का हल निकालें और माने कि जनाब ये गलती हुई है, इसका अजाला कैसे करना है। आप टेक्निकल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये आप क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ये एग्जैक्टली वो ICJ वाला केस है कि वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर लड़ना है। भाई साहब वो मकसद भूल गए कि हम जो कह रहे हैं कि जनाब ये कुलभूषण का वाकया हम अपना इमेज ठीक करने के लिए बता रहे हैं, ये वो उसकी जान लेना मकसद नहीं है। तो ये भी ये एग्जैक्टली वो चीज़ है। आज मुशाहिदुल्ला खान ने ना 2-3 और बड़ी जो बातें हमने भी की थी कल परसों कि ये टीम वर्क है, कल्ले बंदे का काम नहीं हो। सरदार अली गल कल्ले बंदे का काम नहीं है। आज वही मुशाहिदुल्ला खान साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा जहाज में हीरोइन रखने में कोई 1-2 लोग मुलविस नहीं हो सकते। वो कहते हैं हीरोइन रखने में PIA, ANF और कस्टम्स मुलविस हो सकते हैं। ये मुशाहिदुल्ला खान साहब कहते हैं। मुशाहिदुल्ला खान जो है कोई आम आदमी नहीं है। चलो आप और मेरी तो कह सकते हैं कि छक्का मार दिया जी, FIA भी डाल लें। क्लास साहब ये भी कह रहे हैं कि 20 घंटे तक मेंटेनेंस के नाम पर तैयारा रोका गया था। वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो मैंने पहले कहा था टीम वर्क है, ये पूरे गैंग्स हैं और अभी तक ये गैंग इनके हाथ नहीं आएंगे कि जनाब यहाँ से वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको ड्रग्स दी। ये एक टीम होगी ना, पूरा यहाँ पे ड्रग बैरन्स होगा, उन्होंने दी, उनसे किसने रिसीव की, कैसे वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करके लेके गया, कैसे जहाज तक पहुंचे, जहाज के अंदर पहुंचे, वहां पे उन्होंने उसमें प्लांट की, उन्होंने इंस्टॉल की, करने के बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने लंदन में वहां से एयरपोर्ट से निकाल के आगे लेके जाना था। इसके लिए तो बहुत बड़े क्रैकडाउन की जरूरत थी, बहुत बड़ी इंक्वायरी साल डेढ़ पहले भी क्लासा साहब हीरोइन निकली थी। आपके दोस्त तबस्सुम भट्ट के बकौल होना उसका भी कुछ होना, कुछ भी होना, इसका भी कुछ बिल्कुल होना नहीं होना, फिर भी उनका भट्ट साहब का अपना स्टाइल होना, फिर कुछ भी नहीं। चलिए इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो यूनिवर्सिटीज के हवाले से 99 यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपके सामने रखेंगे जिनका एक भी तालिब इल्म CSS के इम्तिहान को पास नहीं कर सका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।